मैंने आप सबों को यानी इस क्लास को प्री-लॉ सेकंड को पिछले दो चर्चाओं में मैंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 और 1956 के बारे में डिटेल्स में बताया। लेकिन भारत की सरकार ने 1956 की औद्योगिक नीति के बाद एक बार लंबी छलांग लगाकर 1977 में 23 दिसंबर 1977 को उस समय के तत्कालीन जो केंद्रीय उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, उन्होंने सरकार की नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। थोड़ा आप चूंकि लंबी अवधि के बाद इसका अनाउंसमेंट सरकार ने किया, लेकिन इस बीच में भी सरकार ने कुछ कदम उठाए। तो सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी को 56 को जब आपने गौर से देखा होगा तो उसमें कुछ लाइसेंसिंग पॉलिसी की लाइसेंस से रिलेटेड कुछ इश्यूज को रखा गया था और उसके माध्यम से सरकार ने बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ बातों को निरूपित किया था। तो समय के अंतराल के साथ साथ 77 की औद्योगिक नीति के पहले भारत की सरकार ने 1969 में लाइसेंसिंग पॉलिसी को कुछ मुख्य आधार बनाया और इंस्पायर्ड बाय द सोशलिस्टिक आइडियल्स एंड नेशनलिस्ट फीलिंग्स the then licensing policy, 1969 licensing policy had the following reasons। क्या कारण थे? नंबर 1 क्या था कि सरकार के सामने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल, इसको 69 के लाइसेंसिंग पॉलिसी में सरकार ने प्रायोरिटी में रख दिया। नंबर 2 रखा प्रायोरिटी ऑफ रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन फॉर द इंडस्ट्रीज, सेकेंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट, प्राइस कंट्रोल ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द लाइसेंस्ड इंडस्ट्रीज, इसका भी ध्यान रखा गया। और चौथा पॉइंट उसने सरकार ने दिया 69 में कि चेकिंग कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। मैंने आपसे कहा था कि 48 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या 56 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, उसमें सरकार का यह प्रयास था और रहा ही कि कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर्स शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स। और उसी क्रम में 69 के लाइसेंसिंग पॉलिसी ने सरकार को इसके चेकिंग की व्यवस्था की। और 5वां पॉइंट था इसका, channelizing investment into desired directions according to the plan process, यानी प्लानिंग के तहत। ये 69 में लाइसेंसिंग पॉलिसी में बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ 1977 इंडस्ट्रियल पॉलिसी सरकार ने रखा। चलिए क्रमशः समय आ गया 1977 और मैंने आपसे बताया कि 23 दिसंबर 1977 को इसकी घोषणा हुई। उस समय देश की राजनीतिक स्थिति अपने ढंग की थी और उस समय जनता पार्टी की सरकार बनी। काफी लंबी अवधि के बाद ये लोग सत्ता में आए और इन लोगों ने देश के बारे में अपने ढंग से इसका कैसे औद्योगिक विकास हो, इस पर इन लोगों ने निर्णय लिया। और मैं आपको बताऊं कि इस औद्योगिक नीति में भारत की सरकार ने यह फैसला किया कि उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लाना चाहिए, यानी ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरों में फैले हुए लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास पर अधिक जोर
1977 की उद्योग नीति में। और आपको बताऊं कि इसकी प्रमुख विशेषताओं में अगर आपसे और कोई पूछे तो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स इस बात को बतलाएंगे कि नंबर 1 पॉइंट इसकी विशेषता थी 1977 की उद्योग नीति की, वह यह थी कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने वाले उद्योगों को तेजी से विकास किया जाए और उसके अंतर्गत लघु एवं कुटीर उद्योगों पर अधिक ध्यान दिया गया। चूंकि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, था और आज भी है, चूंकि भारत की आत्मा आज भी गांवों में नहीं बसती है। नंबर 2 इसकी जो विशेषता रखी गई, और जॉर्ज फर्नांडिस साहब चूंकि सोशलिस्ट लीडर थे, उन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था के चाहने वाले थे, इसलिए, और उन्हीं के हाथ में विभाग भी था, उद्योग विभाग भी था। तो दूसरा उन्होंने कहा कि आम जनता के व्यवहार की वस्तुओं में के उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हो और तभी औद्योगिक विकास इस देश के अंतर्गत हो सकता है। तीसरा उन्होंने क्या कहा, जनशक्ति के बारे में। जनशक्ति का मतलब हुआ पॉपुलेशन। जनशक्ति तथा भौतिक साधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। जो हमारी जनसंख्या है, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, भौतिक साधन हैं प्रकृति के अंतर्गत, उसका अधिक से अधिक दोहन किया जाए, अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, उनकी तीसरी विशेषता थी। और एक और पॉइंट इन्होंने जोड़ दिया और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह यह है कि सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योगों का संगठन किया जाए या संचालन किया जाए। तो ये बातें औद्योगिक नीति के मुख्य लक्षण माने गए, जो जॉर्ज फर्नांडिस ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इसको एक्सप्लेन किया। थोड़ा आगे बढ़िए और यह समझिए कि चूंकि जनता सरकार की नई औद्योगिक नीति थी, पहली बार थी, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि जब विशेषताओं की बात आप करेंगे और जब आपसे कोई जानना चाहेगा तो आपको बतलाना पड़ेगा कि इसकी मुख्य विशेषताओं में या मुख्य बातें इस औद्योगिक नीति की इस प्रकार रही। मैं क्या पूछेगा क्या, तो एक पॉइंट में हम बता रहे हैं आपको कि 324 अतिरिक्त मदों यानी आइटम्स को केवल लघु उद्योगों के क्षेत्र के अंतर्गत विकसित करने के लिए सुरक्षित रख दिया गया इस औद्योगिक 77 के नीति में। और दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय उस समय की सरकार ने लिया, जनता पार्टी की सरकार ने लिया, और वह यह था कि जिला मुख्यालय में यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए केंद्रीय बिंदुओं का निर्माण किया जाए। जिला मुख्यालयों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की जाए। यह पहली बार हुआ कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिस दिया जाए, ताकि लोग जो इससे जुड़ेंगे उनको सारी जानकारी जिला उद्योग केंद्र से मिल जाएगा। बहुत बड़ा साहसिक निर्णय भारत की सरकार का था। और तीसरा था कि बड़े बड़े शहरों में के आसपास नई औद्योगिक नीतियों की स्थापना पर प्रतिबंध लगाया जाए कि जल्दी लोग नहीं खोल सके इसको। और नेक्स्ट पॉइंट था कि बृहद उद्योगों का विकास देश के सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों सोशियो इकोनॉमिक गोल्स को ध्यान में रखते हुए किया जाए। और उसके अंतर्गत भारत की सरकार ने क्या किया कि सोशियो इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करना था, इसलिए इसको और बाइफरकेट कर दिया। क्या किया कि
आधारभूत उद्योगों के अंतर्गत इस्पात, लौह, धातु, सीमेंट, तेल शोधक कारखाने आदि को रख दिया। फिर आगे आधारभूत एवं लघु उद्योगों के यंत्रों की पूर्ति करने वाले पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को एक साथ कर दिया। और नेक्स्ट हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को, जैसे रासायनिक खाद उद्योग, इनको एक साथ रख दिया। और अंत में क्या किया कि ऐसे सभी अन्य उद्योगों को जो सुरक्षित सूची में नहीं है तथा आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं, उनकी एक अलग श्रेणी बना दिया। और बड़े बड़े घरानों ने मुख्यतः अपने विकास के लिए सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों के ऋणों का सहारा लिया। और सरकार ने कहा, भूतकाल का यह अनुभव बतलाता है कि बड़े बड़े औद्योगिक घराने के विकास एवं उनके द्वारा उत्पन्न आंतरिक साधनों में अनुपातिक संबंध नहीं रहा है। इसलिए सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों के ऋणों का सहारा लिया। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए। और विलेज एवं खादी इंडस्ट्रीज एक्ट में भी आवश्यक संशोधन इस औद्योगिक नीति में की गई। और एक और निर्णय लिया गया, वह था यह कि इस नीति में छोटी इकाइयों, जिसको टीनी यूनिट्स कहते हैं, को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों के हित की रक्षा करने के लिए विशेष अधिनियम पारित किए जाएंगे। ये भारत की सरकार ने उस समय किया। जहां तक विदेशी कंपनियों का प्रश्न है, उस समय इस सरकार ने निर्णय लिया कि इनके संबंध में विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए। उनके पूंजी के मिश्रण के बाद उन्हें भारतीय कंपनियों के समक्ष रखा जाएगा। यह भी भारत की सरकार ने इस औद्योगिक नीति में फैसला लिया। और एक महत्वपूर्ण निर्णय और लिया गया 1977 की औद्योगिक नीति में, वह यह था कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का और विस्तार किया जाएगा, यानी पब्लिक सेक्टर का जो कंसेप्ट 56 में तो बहुत बड़ा एक्सपेंड कर दिया गया था, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये माइलस्टोन है। तो इसमें भी पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और यह कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र केवल महत्वपूर्ण एवं आधारभूत वस्तुओं का ही उत्पादन नहीं करेगा, वरन इसे उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तु की पूर्ति करने के अनुरूप भी बनाया जाएगा। तो ये सब 1977 की औद्योगिक नीति की घोषणा में आप इन सारी बातों को देखेंगे। और यह 77 की नीति बहुत दिनों तक नहीं चली, चूंकि 1980 में फिर सरकार बदल गई और जनता पार्टी की सरकार टूट गई। तो जब सरकार नई आई तो नई सरकार ने अपने नए ढंग से सोचना शुरू किया और फिर एक दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। तो ये था 77 की औद्योगिक नीति। अब आएंगे 1980 की औद्योगिक नीति। तो 1980 की औद्योगिक नीति 23 जुलाई 1980 को लोकसभा में भारत की सरकार के उद्योग मंत्री उस समय डॉक्टर चरणजीत चांडना हुआ करते थे, नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि इस नई औद्योगिक नीति में, यानी 1980 की नई औद्योगिक नीति में, उस समय पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, का मुख्य उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी के ढांचे के अंतर्गत औद्योगिकरण को तेज करना है।
तो औद्योगिकरण को तेज करने की धारणा बनाई गई। और मैंने कई बार आपसे कहा, अब बिल्कुल साफ है कि जब तक औद्योगिकरण नहीं होगा, इतने बड़े भूभाग और इतनी बड़ी जनसंख्या, लोगों को रोजगार देना है, तो रोजगार देना है तो औद्योगिक क्षेत्र इस क्रम में बहुत अधिक काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत नीड ऑफ द आवर रहा है। और इस सरकार ने भी ध्यान दिया, आज की भी सरकार इस पर ध्यान दे रही है। तो आप देखिए कि 1980 में मिक्स्ड इकोनॉमी के ढांचे को मजबूत करने के निर्णय लिए गए, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, ट्रिपल ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा की, यानी 3 उद्देश्यों की चर्चा 1980 में की गई। क्या है? नंबर 1, उद्योगों का आधुनिकीकरण, जिसको कि मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट सरकार ने अपने समक्ष रखा और वह था इनका विस्तार भी, एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन के साथ साथ थर्ड पॉइंट इसने जो रखा, वह रखा डेवलपमेंट, यानी ट्रिपल ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा इसमें की गई। अब आइए इसके लिए क्या किया गया। इसके लिए किया सरकार ने कि कैसे हम इसको डेवलपमेंट को, एक्सपेंशन को, मॉडर्नाइजेशन को हासिल कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने क्या किया, पहला जो स्टेप लिया हुआ था, उद्योग की वर्तमान संस्थापित क्षमता का आदर्शतम उपयोग करना। यानी जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट चल रहे थे, इंडस्ट्रियल सेटअप चल रहे थे इस तरह के, उसमें जो कैपेसिटी था उसका फुल यूटिलाइजेशन हो, ये ध्यान में रखा गया। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या किया, उत्पादन एवं उत्पादकता को अधिकतम बनाया, मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन। उत्पादन अधिक होगा तो उत्पादकता अधिक होगी, और उत्पादकता अधिक होगी तो रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और तीसरा, इसी कंटिन्यूएशन में सरकार ने कर दिया कि अधिक रोजगार के अवसर का सृजन किया जाए। ये सरकार के 3 उद्देश्यों की पूर्ति के क्रम में ये सब सारे निर्णय लेंगे। इतना ही नहीं, आगे भी सरकार ने कुछ कहा क्या कि जो उद्योग से संबंधित रीजनल इम्बैलेंसेज है, क्षेत्रीय असंतुलन है, उसको भी ध्यान में सरकार ने रखने की बात कही। कृषि एवं कृषि पर आश्रित उद्योगों का भी विकास करने की बात इसमें सरकार ने कही। निर्यात उद्योगों एवं आयात प्रतिस्थापक उद्योगों, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री का विकास किया जाए, ताकि बाहर से अधिक आयात नहीं करना पड़े देश को। अधिक से अधिक आयात करने में अधिक से अधिक मुद्रा का बहिर्गमन होता है, देश से बाहर चला जाता है। इसलिए सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा। लघु उद्योगों को भी सशक्त बनाने की बात कही गई इसमें, क्योंकि लघु उद्योग की चर्चा शुरू से हो रही है, चाहे वो 48 का हो, 56 का हो, 69 का लाइसेंसिंग पॉलिसी हो, ये सब, इसलिए 77 का हो, ये सब बातें पहले से आ रही थी। और सरकार ने कहा कि इस पर ध्यान दिया जाए। और एक और बहुत बेहतर उदाहरण सरकार ने पेश किया, और वह यह है कि जो ऊंचे मूल्य के सामान हैं, बिकते हैं, कंपनियों के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, उसके क्वालिटी खराब नहीं हो, क्योंकि उससे देश में भी और देश से बाहर जो चीजें जाती है, अगर बैड क्वालिटी का है तो बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है मार्केट इकोनॉमी में। इसलिए सरकार ने इस पर भी कहा कि इस जो बैड क्वालिटी है उससे उपभोक्ताओं की रक्षा की जाए। तो ये 1980 की औद्योगिक नीति की घोषणा के क्रम में सरकार ने इन सारे कदमों को उठाया। Integrated industrial development, public sector economy, new definition of small industries, automatic growth of industries, core industries, export promotion
economies of large scale production, nationalization of industries, इस सब सारे इन सभी चीजों पर सरकार ने एक साथ ध्यान दिया ताकि औद्योगिक उत्पादन देश के अंतर्गत बढ़े, और देश के अंतर्गत बढ़े। इन सारी बातों को इस औद्योगिक नीति में समुचित स्थान दिया गया। अब चलिए लास्ट पॉइंट हम बताएं 1991 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो 91 में भी 80 के बाद 11 वर्षों के बाद फिर एक नई उद्योग नीति की घोषणा हुई जिसका नाम दिया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। और उस समय कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी और पीजे कुरियन उस समय के देन इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे। उन्होंने 24 जुलाई 1991 को लोकसभा में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। आपको मैं बताऊं था तो आप हमारे विद्यार्थी इस बात को जाने कि यह जो दशक है 90 का जो दशक है, देश के अंतर्गत आर्थिक स्थिति अपने ही ढंग से काम कर रही थी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर इतना अधिक डबल डिजिट में चला गया था इन्फ्लेशनरी, और सरकार को बड़ी कठिनाई हो रही थी। और उस समय आपको मालूम हो या न हो, मैं बताऊं कि उस समय हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उन्होंने लिबरलाइजेशन की वकालत की और खुलेपन, अर्थव्यवस्था में खुलापन आए, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए और इस पर वो सफल भी हुए। तो जब ये उद्योग नीति की घोषणा की गई तो लोगों ने यह समझा, देश ने समझा कि यह बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और क्या कदम है भाई? यह नीति भूतकालीन औद्योगिक नीतियों की तुलना में अधिक खुली हुई एवं उदार, ओपन एंड लिबरल है। इसमें आप गौर से देखिएगा तो सभी प्रकार के नियंत्रणों को समाप्त करने की, लाइसेंस राज इसी में खत्म हुआ था, लाइसेंस खत्म करने की बात कही गई। एकाधिकारी कानून के अंतर्गत पूंजी की सीमा समाप्त करने, 51% तक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति देने तथा सामरिक महत्व के तथा चंद अन्य आवश्यक उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश की गई। इस